नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट की जर्नी में नित नए ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपने आप में अहम और ख़ास होते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी एक अहम है, बिल्कुल ख़ास है। ख़ास तौर से मेरा एक पसंदीदा विषय एस्ट्रोलॉजी उससे संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी जो सब जानना चाहते हैं, सब एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजी से एक संबंध रखना चाहते हैं। कई जिज्ञासा होती है, कई बातें होती है, कई सवाल होते हैं। घर, परिवार, नौकरी, पेशा, बात की जाए स्टडीज़ या रिलेशन, काफ़ी ऐसे गूढ़ विषय, बड़े विषय होते हैं जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको मैं नाम सब जानते हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं आपसे इंट्रोड्यूस और कराना चाहूँगा एस्ट्रो साइंटिस्ट सरस्वती देवकृष्ण गौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जय श्री राधे। मैम ने वर्षों से ग्रह रत्न, मानव व्यवहार, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बीच में एक शोध किया है। लगातार शोध मैम कर भी रही है। नए जो आयाम है, नई बातें हैं, किस तरह से प्रॉपरली जो है जिज्ञासा को शांत किया जाए, उसके बारे में व्यवहारिक तौर पे मैम बात करती है। आज हम मैम से कई विषयों पे बात करेंगे। उसमें मुख्य रूप से हम लेते हैं हीरा, डायमंड, जो शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। शुक्र जो अर्थ भी है और अनर्थ भी, क्योंकि मैम से हमने चर्चा की थी, उसमें बड़ी प्यारी सी लाइन जो ये निकल के आई थी, उसी को मैंने साथ में लिया, जो एक और सौंदर्य, प्रेम और वैभव का प्रतीक मानते हैं, दूसरी ओर मोह, वासना और असंतुलन का कारण भी माना जाता है। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि रिश्ते बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं और उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। क्या इसका संबंध हमारे ग्रहों, हमारे कर्मों और हमारे जो रत्न हम पहनते हैं उनसे जुड़ा होता है? ऐसी कुछ बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम मैम से बात करेंगे शुक्र ग्रह, अर्थ और अनर्थ। मैम, जैसा कि आपने पहले चर्चा की थी, हमने बात भी की, शुक्र ग्रह अनर्थ कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करके चीज़ें हमको बताएं किस तरह से। देखिए, आज विश्व जी के साथ साथ भारत इस शुक्र और डायमंड के पीछे कुछ अति रूप में भागता चला जा रहा है। जी। हमारी ये धरती आध्यात्म की धरती रही है, जहाँ त्याग तपस्या फलती है, लेकिन हम अभी पाश्चात्य को अनुसरण करते करते शुक्र वाले भाव में अति चले गए कि डायमंड आज एक एवरेज, खैर धनी और या धनाढ़े लोगों को यदि हम देखें तो वहाँ तो अफोर्डेबल रहा है, लेकिन आज एक एवरेज फैमिली भी है। जब विवाह की बात आती है तो उनके लिए एक स्टेटस बन गया है कि हम समृद्धिदायक कहलाएं। इसके लिए हमारा जब बच्चे का जब विवाह हो तो डायमंड की रिंग ज़रूर एक्सचेंज हो सगाई के रूप में। हमारे भारत की परंपरा जो है वो डायमंड नहीं थी, नवरत्न, नवग्रह थे। इसके साथ ही हमारे यहाँ सोने की अंगूठी दी जाती थी, पहनाई नहीं जाती थी। वो जैसे हमारे लड़के के वहाँ लेकर जाते हैं तो यहाँ से जो है उनका जो साले के रूप में जाता था, वहाँ से अगर आ रही है तो ननन के रूप में वो लेकर आता था। उनके माध्यम से उनके हाथ से पहनाई जाती थी। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए आज जो है डायमंड और डायमंड की रिंग, इसको विवाह का एक अटूट भाग बना लिया कि इसे तो करना ही है, ये नेसेसिटी है कि ये करेंगे तभी आपके लिए विवाह। बहुत अच्छा है, शुक्र खराबी नहीं है। शुक्र यदि आपको सूट कर रहा है, शुक्र विवाह का ही कारक है, विवाह की संपन्नता है, समृद्धि का कारक है। आपके जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो आपको शुक्र, जिसका कारक डायमंड है, वो ही देता है। एवरेज से आप बेहतर धनाढ़े बन सकते हैं, वो शुक्र ही देता है। लेकिन क्या हमने कुछ गणनाएं करी कि शुक्र हम कब पहन रहे हैं? जो डायमंड है, हमारी कुंडली में डायमंड पहनना शुभ है अथवा नहीं है? और मान लीजिए हम जो डायमंड अर्थ के रूप में स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो भी हमने रैंडमली उसको पहन लिया क्योंकि विवाह तो होना ही है। अब हो क्या रहा है कि उस शुक्र को सबसे पहले जो 99% लोग, मान लीजिए 99 तो नहीं कहेंगे, 90% लोग गलत
एक तो फिंगर में धारण कर रहे हैं। पहले हम आपको ये समझा दें कि शुक्र जो कॉन्सेप्ट है वो पाश्चात्य से आया, भारत की तो देन है ही नहीं। पाश्चात्य में अंगूठी एक्सचेंज करना ही विवाह होता है। यहाँ सप्तवेदी होती है, फेरे होते हैं, या अलग अलग धर्म में जैसे गुरुद्वारे की एक अपना वहाँ पर है, गुरुद्वारे में जाकर फेरे होते हैं। अपने मुस्लिम समुदाय में भी उनकी एक रीति है, जैनिज्म की रीति है, बाकी जितने भी जो सिख समुदाय, सारे जितने भी समुदाय, उनकी एक पर्टिकुलर रीति है। डायमंड और रिंग एक्सचेंज भारत के किसी भी धर्म की प्रधानता का प्रमुख वो नहीं है जहां पर इसको विवाह का पूर्णता मान लिया जाए। ये सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति में ही है, जहां फेरे नहीं होते, जहां पर बाकी रीति रिवाज नहीं होते, सिर्फ डायमंड को एक दूसरे को पहना दिया जाता है। लेकिन क्या डायमंड ने वह संपन्नता दी, सुख समृद्धि दी, धन वैभव, और उनको सब कुछ दिया, लेकिन जिस उंगली में वो धारण कर रहे हैं, वो धारण करने वाली उंगली सूर्य के कारक है। तो सूर्य प्रतिष्ठा पद का कारक होता है, आपके हृदय का कारक होता है, आपके पिता का कारक होता है, मान मर्यादा का कारक होता है। तो शुक्र को सूर्य की उंगली में धारण करते ही आपके लिए प्रतिष्ठा मैटर नहीं करती है, मर्यादा मैटर नहीं करती है, आपको भोग विलासिता की सारी चीजें प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ में आपके वहां पति पत्नी के रिश्ते में वो गरिमा नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे भारत देश में पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्म का रिश्ता भी कहा जाता है, साथ में मर्यादित रिश्ता भी है। यहाँ पर पति पत्नी ही एक दूसरे के प्रति समर्पित है। यहाँ पर विलासिता या अर्थ का भी जो स्वरूप है वो नम्रता में जीवन की ऊर्जा को संतुलित करते हुए आगे बढ़ने वाला है। भोग विलासिता में डूबकर अपने पति पत्नी से विमुख होने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर पत्नी किसी और भाव में जा रही है या पति किसी और भाव में जा रहा है, साथ रहते हुए भी या डाइवर्ट तलाक लेकर भी, तो वहां पर उसका इश्यू नहीं बनता, मैटर नहीं करता। दोनों ही सहज है इसमें कि हमारा डाइवर्स हो रहा है, हम तलाक में जा रहे हैं, हम तो वहां मैटर नहीं करता है। वहां बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत फर्क पड़ता है, पूरे परिवार विखंडित हो जाते हैं, संतान का भविष्य इस पर पूरा असंतुलित हो जाता है। पति पत्नी का तो रिश्ता असंतुलित होता ही है, लेकिन उस सब का कारण बनता है सूर्य की उस उंगली में आपने डायमंड को धारण कर दिया। पाश्चात्य संस्कृति में चल गया, लेकिन भारत पे अब ये बात लागू अलग रूप से हो गई। अब क्या होने लगा? अब ये होने लगा कि यश कीर्ति तो बढ़ी, क्योंकि डायमंड उसका कारक है, वो तो देगा जो नैसर्गिक उसका गुण है, लेकिन उसके साथ में आपने गलत उंगली में धारण कर लिया। अब आपका विवाह तपन के रूप में आ गया, अग्नि में जलने लगा। दोनों के बीच में माधुर्यता की बजाय दूरियां बढ़ने लगी, मतभेद होने लगे, यहां तक कि वैमनस्यता तक चीजें पहुंचने लगी। एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं, कैसे अभद्रता करें, कैसे अमर्यादित भाषा का उपयोग करें, कैसे हम एक दूसरे से दूर जाएं, हम इस भाव में बहने लगे। हमें बर्दाश्त ही नहीं है पत्नी क्या कह रही है या पति क्या कह रहा है। एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना, जिम्मेदारियों का खुद स्व विवेक से पालन करना, उसकी बजाय तुमने ये मेरी खुशी का पालन नहीं किया इसलिए मैं इस कार्य का नहीं। इसका कारण क्या है? आपको पता ही नहीं है। आपने उस डायमंड को, जिसको आपने समृद्धि के लिए लाया था, वो जो आपके विवाह का ही कारक है, वो विवाह के विघटन का कारण भी बनता चला गया। तो इसीलिए हमने ये कहा शुक्र अर्थ भी है, शुक्र अनर्थ भी है। यदि उसको पॉजिटिव भाव में पहन लिया जाए तब तो वो अर्थ बन गया, यदि उसको सूर्य के भाव में पहन लिया जाए तो यही पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता अब खुद संकट में आ जाता है और विघटन की तरफ बढ़ने लगता है। निश्चित तौर पे देखिए, बड़ी सार गर्भित बात जो है ना मैम ने यहाँ पे कही है। मैम, मैंने पहले कहीं पढ़ा भी था एक जगह, और अपना शुरू में डिस्कशन हुआ तो उसमें भी बात निकल के आती है कि जैसे 7 समुंदर पार किए, सीमाएं लांगी देश की, तो वहाँ जाके वो स्थिति चेंज हो जाती है। जैसे चाइनीज़ फेंग शुई यहाँ पे कोई काम का नहीं है अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो वैसे अब वहाँ की जो परंपरा है तो वहाँ की परंपरा वहीं तक सीमित है, लेकिन यहाँ पे आ गई और यहाँ पे हमने गलत तरीके से उसको यूज़ में ले लिया तो वो सर्वनाश की ओर हम धीरे धीरे बढ़ने लग गए। बहरहाल इसमें एक चीज़ और निकल के ये आती कि जैसे
कई लोगों के विचार जो आपके सवाल होते हैं कि हमने तो जन्मपत्री मिला ली, जन्मपत्री मिलाने के बाद फिर इस तरह की स्थितियाँ क्यों पैदा हो गई, अहम की भावना कैसे आ गई पति पत्नी में, तो वो यही कारण जो मैम बता रही, सूर्य की उंगली में आपने डायमंड धारण कर लिया। मैम आजकल जैसे फैशन के तौर पे पहन लेते हैं कि डायमंड पहन लिया, ठीक है, रईसी दिखाने का तरीका, हम डायमंड खरीद सकते हैं, हम दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं और चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी मतलब इस चीज़ में आती है। हाँ, निस्संदेह, जहाँ पर आप डायमंड की रिंग प्रिफर कर रहे हैं और उसको विवाह के दौरान आप एक्सचेंज कर रहे हैं, या इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए आपके जो पार्टनर ने या विवाह से पहले जहाँ जिस आप प्रेम भाव में है वहां पर भी डायमंड गिफ्ट करना आपके प्रेम को सम्मान के रूप में माना जाता है कि अरे हमारे जो साथी हैं उन्होंने हमें डायमंड की रिंग गिफ्ट करी। अब डायमंड की रिंग गिफ्ट करी तो अब ये रिश्ता आपका परिपक्व भी होगा, बेहतर भी होगा, साथ में आप दोनों समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन अब आपसे एक चूक हो गई, अब उस रिंग को आपने धारण गलत अंगुली में कर लिया, तो जो रिंग आपके इस प्रेम भाव को विवाह के कारक में बदलकर सुख समृद्धि की तरफ लेकर जाना चाहती थी, वो ही अब आपको उस रिंग को धारण करने के बाद में हो सकता है उस प्रेम भाव को ही खत्म कर दे, आप दोनों के बीच में मनमुटाव को आपको उत्पन्न कर दे, या विवाह हो भी जाए क्योंकि कारक है ना शुक्र विवाह का, तो वो करवा दे। हो सकता है कि डिले हो रहे हैं या आपके अड़चने आ रही थी तो उससे अब अड़चने रिमूव हो गई क्योंकि आपने डायमंड एक दूसरे को गिफ्ट कर दिया या आपने स्वतः पहन लिया। लेकिन इसके साथ में अब आपने क्या किया, उसको गलत उंगली में धारण करने के कारण आप उसको समझ ही नहीं पाए, जाने अनजाने में आपने इतने अच्छे ग्रह को स्वयं ही आपने उसको बिगाड़ के रख दिया, अपना खुद का दुश्मन बना दिया उन्होंने। ये तो बता दिया। हाँ बिल्कुल, तो यही वो चीज़ें हैं जो मैम बता रही है, क्योंकि हम देखते थे ना पहले के ज़माने में पति पत्नी का रिश्ता होता, शादी हो गई तो पत्नी पति की सुन भी रही है, पति भी सुन रहा है, तो एक आपसी सामंजस्य बना के चलते थे। तो सामंजस्य बिगड़ने का जो कारण हुआ मेन वो यही हुआ कि डायमंड आपने गलत उंगली में धारण कर लिया। अब अहम सवाल ये उठता है कि आखिर अब डायमंड धारण करना है, डायमंड खरीदना भी है, लग्जूरियस भी होना है, सारी चीज़ें करनी है, किस उंगली के अंदर करें? देखिए, अब आपने अगर सूर्य की उंगली में धारण किया तो आपके रिश्ते को तपन के रूप में लेकर चला जाता है। लेकिन यही शुक्र यदि आप मिडल फिंगर में राइट हाथ बाएं भाग में ना पहनिएगा, भले ही वो बाएं भाग लड़की के लिए शुभ रहता है, महिला के लिए बाएं हाथ में पहनना शुभ रहता है, या बाएं हाथ को जो है वो महिला कारक या शुक्र कारक भी कहा जाता है। लेकिन बाएं भाग में न पहने क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है, तो उसे दाहिने भाग में पहने जो सुचिता का कारक भी है। उसके मिडल फिंगर में जब आप पहनते हैं तो मिडल फिंगर जो है वो शनि की कारक है। अब आपकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में भी है तो वो शुक्र के मेल के साथ में शनि शुभता में आ जाता है। क्यों? क्योंकि शनि उच्च कहाँ हो जाता है, शुक्र की राशि में जाकर। तो ऐसे में आप एक पंथ दो काज कर जाते हैं। अब आप जब शुक्र को, आप हीरे को, डायमंड को जब आप मिडल फिंगर, दाहिने हाथ की मिडल फिंगर में जब आप पहनते हैं तो न केवल आप उस अर्थ को बैलेंस्ड करते हुए, विवाह को भी बैलेंस्ड करते हुए, अब आप उसको शनि को भी कहीं ना कहीं बल प्रदान कर जाते हैं जब आप मिडल फिंगर में पहनते हैं। तो यही है जो का शुभता शुक्र आपको देना चाहता है, वो शुभता तब प्रदान कर पाएगा जब आप उसको अपने दाहिने हाथ के मिडल फिंगर में पहने, उसे शुक्रवार के दिन धारण करें, अभिमंत्रित करके धारण करें। पक्ष आप कृष्ण और शुक्ल दोनों ही रख सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन उसको पहनना बहुत ज्यादा शुभदायी रहता है। अच्छा, तो दोनों फिंगर मतलब मेल और फीमेल दोनों की बताइए, दोनों की ही राइट हैंड की मिडिल फिंगर? हाँ जी, दोनों के लिए ही मिडिल फिंगर जो राइट हैंड की होती है उसमें डायमंड धारण करना चाहिए। तो इसमें कई लोगों को जो अभिमंत्रित करने का मंत्र होता है उसका ज्ञान थोड़ा कम रहता है, वो कौन सा मंत्र हो सकता है, आप बता सकते हैं? देखिए, उसमें आपका जब इस पूरा करते हैं तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र से इसको अभिमंत्रित किया जाता है जब आप इसको, लेकिन वो आप स्वयं बैठकर करें। इसको कम से कम 11 माला का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके अंदर, अच्छा अब आप पूछ रहे तो विधि ही इसकी बता देते हैं। जी। शुक्रवार के दिन आपका उसका शुभ के चौगड़िए में बैठ जाएं और अमृत के चौगड़ी तक वो पूजा फिर आपकी चले।
अब आप उस जो शुक्र का जो अंगूठी है, अंगूठी बनने के बाद करें, क्योंकि जब वो ज्वेलर के पास जाएगी तो फिर अशुद्धि में आ जाती है। बिल्कुल। उसको आपने गंगा जल से शुद्ध कर लिया, फिर पूजा की जो बाकी सामग्री रहती है उसको करें। आपने इसके लिए भी भोग निकाले, जैसे देवताओं के लिए भोग निकाले, दक्षिणा निकालते हैं, वैसे इसके लिए शुक्र देवता के आराधक के रूप में आप इस रत्न को धारण कर रहे हैं। तो वहां पर आपने उसको एक कटोरी में चावल रखा, वहां पर आपने उसको शुक्र को वहां पर किया। इसके साथ में उसमें शुक्र चूंकि सुगंध का कारक है, सौंदर्य का कारक है, तो सौंदर्य और सुगंध दोनों किसमें है? मोगरे के पुष्प में, जो सफेद भी है और खुशबूदायक भी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मोगरे की खुशबू पसंद ना हो। बिल्कुल। तो ऐसे में आपने उसको उस चावल के ऊपर मोगरे के पुष्प बिछाए, उसके ऊपर आप उस अंगूठी को रखें और जितनी माला आपकी पूर्ण होती जाए एक एक मोगरे का पुष्प चढ़ाते जाए। अब और इस मंत्र का आप माला के साथ में जाप करते जाएं। अब जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है, उस दक्षिणा को रविवार के दिन पक्षियों के लिए आप अनाज के रूप में उसको वो अनाज डाल दें और भोग को आप घर परिवार में आप उसको प्रसाद के रूप में ले लें, ग्रहण कर लें। तो इस तरीके से आप शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से आप इसको शुभ मुहूर्त में, शुभ उसी के कारक भाव दिन में और उसी की वस्तुओं के साथ में इत्र जरूर छिड़के, क्योंकि इसका कनेक्शन इत्र से रहता है। तो इत्र को उसको वो करते हुए और आप इसको धारण करें। अब जो व्यक्ति शुक्र को धारण कर ले, अब वो व्यक्ति का एक नियम का पालन उसे करना जरूरी है, वो है असुचिता से दूर रहे। इसका अर्थ है अब आप मैले कपड़े नहीं धारण कर सकते। कई बार होता है मीटिंग्स में जा रहे हैं, हम साड़ियां पहन रहे हैं, तो हमने एक सूट को रिपीटेशन पे ले लिया, एक साड़ी को रख दिया कि वापस रिपीटेशन। अब आपने डायमंड धारण कर लिया, अब आपका रूम व्यवस्थित होना चाहिए, जो बेडरूम है आपका वो अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्र अपनी उच्चता में आ गया। बिल्कुल। अब आपने अपने उस सुचिता को आपने सौंदर्य भी देना है, सौंदर्य को आपने अपने रूम में प्लेस कर दिया। अब आपके रूम में खुशबू जरूर होनी चाहिए, तो रूम को फ्रेग्रेंस में आप कन्वर्ट करें, आप स्वयं परफ्यूम का उपयोग जरूर करें। शुक्र जब आया है, कहता है जब डायमंड रख रहे हो तो उसे झेलना भी पड़ेगा और उसको पवित्रता के साथ में आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो डायमंड पहनने का अर्थ ये नहीं है कि अब आप असुचिता के साथ भी आप कार्य करो, तो फिर वो उतना फिर वही करेगा कि दीदी ने विधि भी बताई, हमने मिडिल फिंगर में भी पहन लिया, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया, हमारे बीच में झगड़े शुरू हो गए। तो उसके कारक कुछ और भी है। जैसे आपको सुचिता के साथ में बढ़ना है, पति पत्नी को रेस्पेक्ट भी करनी है, और एक उपाय यदि पति पत्नी दोनों साथ में कर ले तो वो डायमंड के जैसा ही फल देता है, और वो बनता है शुक्रवार के दिन एक साथ बैठकर भोजन करना। बेडरूम में नहीं, कहीं पर भी आप भूमि पर बैठ जाएं, आप डाइनिंग पर बैठ जाएं, लेकिन साथ में अगर थाली में बैठकर यदि आप भोजन करते हैं तो वो डायमंड जैसा ही फल देता है। और रसोई में बैठकर यदि आप भोजन करते हैं, पत्नी बना रही है, पति को परोस के भोजन करा रही है और शुक्रवार के दिन करा रही है, तो ये माधुर्य भाव जरूर जागृत होता है जब पत्नी पति को समझने लगता है और पति पत्नी को समझने लगता है। तो डायमंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो शुक्र के बाकी कारक चीजों को भी कर सकते हैं। जैसे अपने बेडरूम को यदि वो व्यवस्थित कर ले, अपने रूम के बेडरूम के अंदर फ्रेग्रेंस करे, तो आप इन छोटी छोटी रेमेडीज को भी अगर आप करके देख ले तो आपके बीच में जो दूरियां हैं या मतभेद बहुत ज्यादा हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कम होते हुए नजर आएंगे। तो आप शुक्र धारण करें शुभ दिन पर अभिमंत्रित करके, और उसकी कारक भाव के उस उंगली में धारण करें, और उसके साथ में उसके कुछ नियमों का जरूर पालन करें। निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी बात जो है मैम ने यहाँ पे बताई कि जो नियम होते हैं, जो साथ साथ में कनेक्टिव नियम है, वो मैम ने यहाँ पे बताया। क्योंकि हम नॉर्मली पहन के तो हो गए, लेकिन वो जिस कारक का है, वो जिस तरह से हमको प्रॉस्पेरिटी देगा, तो प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए जो चीज़ें हैं, जो मार्ग बनाने हैं, जैसे कमरे को साफ रखना, खुद भी स्वच्छ रहना, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनना, प्रेस कपड़े पहनना प्रेस किए हुए, और साथ में अपने आसपास का वातावरण उसको भी बिल्कुल ऊर्जावान अच्छा रखना। ये नई बात है, बिल्कुल मैंने जो है आज आपसे सुनी, पहले एक बार सुन के, बट आज मैं प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए शुक्र से। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो हीरा पहनते हैं, तो हीरे के अंदर कैरेट साइज़ को बड़ा प्रेफर करने लग गए लोग आजकल कि कैरेट साइज़ हीरा होना चाहिए, इतने रत्ती का होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब हम किसी को आप हीरा बताते हैं शुक्र उच्च का करने के लिए,
तो वो कैरेट साइज भी उसके अंदर ज़रूरी रहता है। और अगर शादी विवाह के अवसर पे अगर हीरा पहनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो उसमें कम से कम कितने कैरेट साइज का होना चाहिए? देखिए, दो जो सेंट है उसको ज़रूर, उसमें दो का अर्थ है मतलब दो हम प्रकार के सेंट बता रहे हैं जी जी। कि कितने सेंट में डायमंड पहनना चाहिए। तो आप 7 सेंट का कम से कम जरूर पहने। कम से कम 7 सेंट। शुक्र का खुद का अपना भाव जो 7वां भाव, 7वीं राशि, उसको साथ में देखिए। कोई भी कारक जो ग्रह है, ग्रह, न्यूमरोलॉजी, प्रकृति, इन सबको एक रूपता के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। तो 7 सेंट में पहनेंगे तो अपने भाव में आने के कारण एक शुभ योग बना देगा। लेकिन इसके साथ ही यदि आप 10 सेंट में यदि पहन लेते हैं तो 10वां जो भाव होता है, 10वें भाव में जाकर जब भी शुक्र बैठता है तो वो पति पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग कायम करता है। तो 10 सेंट को बेहतर माना गया है। किसी भी आप ज्योतिषी से सुनेंगे तो वो सीधा ये कहेंगे कि 10 सेंट का शुक्र वो इसको पहन लिया जाए हीरे को, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक किसी ने नहीं बताया। 10वें भाव में शुक्र पति पत्नी की पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के रूप में बहुत अच्छा है। पति पत्नी दूर रह रहे हैं, पति पत्नी कहीं पर हैं, या और भी कुछ भी चीजें हैं, घर में पैसा नहीं है, घर में चीजें नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं मधुर भाव हो ना हो, लेकिन बैलेंस्ड जरूर रहेगा। बिल्कुल। पति पत्नी का रिश्ता बैलेंस्ड होता है। तुला को अगर आपने देखा होगा ना, जो उसका जो साइन होता है शुक्र का, आपने देखा होगा ना, दो एक वो है तराजू। एक तराजू यदि इम्बैलेंस्ड हो गया तो तराजू का भाव खत्म हो गया। तराजू का कारक है एक साथ। अब यही पति पत्नी एक साथ, एक पटरी के दो पहलू कहे गए। तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। लग्जरी, भव्यता, तो फिर शुक्र आ गया जो अफोर्डेबल नहीं है। अब देखिए शुक्र क्या है, लग्जरी है, तो उसको खरीदने में भी हमें बहुत धन खर्च करना पड़ता है, इजीली नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब जब बात शुक्र की आ रही है तो लोग ये भी होता है कि सब डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट जरकन पहनना चाहिए? जरकन की बजाय आप ओपल को धारण करें। ओपल बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। जो डायमंड नहीं पहन सकते, लेकिन वही कुंडली में वो शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, 12वें भाव में तो पॉजिटिव होता है, 6ठे भाव में नहीं होना चाहिए। तो वो भी आप जरूर एक बार कुंडली किसी विद्वान से एक बार दिखवा ले, उसके बाद में शुक्र को वैसे धारण करना चाहिए। तो ओपल आप पहन सकते हैं, वो जो इसको डायमंड को धारण करने की उस कैपेसिटी में नहीं होता है। अच्छा, इसमें राशि रत्नों में चूंकि बात चल रही है, तो मैंने सुना था किसी से कि जो वजन होता है, खुद का बॉडी वेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब प्रेफरेबल बताया जाता है कि इतनी राशि रत्न का पहनना चाहिए। नहीं, देखिए, आपको इसके अलग प्रारूप है। इसको हम एक आपको, जैसे अभी आपने कहा ना, हम हमेशा रिसर्च करते हैं। जी जी। 28 वर्षों से जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं ग्रहों पर, अब हम आपको इसको लॉजिकली समझाते हैं। आपको वजन को पहनना है तो लग्न को एक्टिवेट करना हो तो वजन पे पहनो। अच्छा। भाग्य को एक्टिवेट करना है, भाग्य का कारक वो है, भाग्य स्थान का स्वामी वो है, या भाग्य से उसका कनेक्शन बन रहा है, तब आप भाग्य के स्थान के उस भाव में पहनिए। पंचम का स्वामी बन रहा है, पंचम का कारक भाव है, पंचम का मित्र भाव है, तब पंचम की उसमें देखें। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है। अच्छा। सभी रत्नों को यदि आप वेट के हिसाब से पहना दें तो ये बहुत ज्यादा गलत भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये नीलम धारण करवाना है, किसी का वजन 100 किलो है, तो आपने 10 के हिसाब से आपने कह लिया जी 10 रत्ती का पहन लिए। अब आप जानते ही नहीं है, शनि का जो है एक अंक से जैसे ही कनेक्शन बनेगा वो शनि नीचता में चला जाएगा। अब जाने अनजाने आपका कुंडली का शनि उच्च का है, या मित्र भाव में बैठा है, या लग्न का मित्र है, या कारक भाव का वो स्वामी है, बहुत सी अच्छी शुभता के साथ में बैठा है। आप उसको बलवान आप करने की कोशिश में आपने नीलम पहन रहे, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती जिसका आपको पता नहीं है और आपने उसको 10 रत्ती में पहन लिया, तब फिर अब यहाँ पर कई बार ये भी होता है कि 10वें भाव का स्वामी भी तो शनि है। 10वें भाव से ज्यादा आप उसको वापस जब आप न्यूमरोलॉजिकली जब आप जाएंगे तो वो अंक 1 बनेगा। ओके। तो ऐसे में हम एक अंक को ना प्रेफर करके हम उसको 7 में लेकर जाएं। शनि को अगर यदि आपको रेंडमली पहनना है तो 7.25 रत्ती में पहन लें, वो सबसे बेहतरीन शनि रहता है। या फिर 9.25 रत्ती में
बृहस्पति के बल में वो नम्र हो जाता है शनि। शनि कभी भी शरारत नहीं करता जब बृहस्पति होता है, बृहस्पति के भाव में जाकर वो नम्र हो जाता है। तो यदि बृहस्पति को नम्र करना है और अपने लिए लाभदायक बनाना है तो सवानोरक्ति में पहन लो। शनि को शुक्र का बल दे दोगे तो शनि प्रगति के साथ भी जाएगा, और जो भी कार्य शनि के कारक का कार्य आप कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा समृद्धि के साथ में आपको देने लग जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर आप धारण करना ही चाह रहे हैं, जो भी रत्न आप धारण करना चाह रहे हैं, तो आप जो बिल्कुल उससे संबंधित व्यक्ति है, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उनसे अगर आप कंसल्ट करके धारण करेंगे तो ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। अन्यथा तो ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन उतार चढ़ाव जो आने चाहिए, जो पॉजिटिव उतार चढ़ाव आने चाहिए, उसके अंदर जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। बहरहाल शुक्र की हम बात कर रहे हैं कि आज के दौर में जो शुक्र की ऊर्जा है वो लगता है कि प्रबल ज़्यादा हो रखी है इस समय, है ना, और यही कारण है कि रिश्तों में स्थिरता जो है वो भी कम दिखने को मिलती है। तो शुक्र के लिए इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ सब लोगों के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी के लिए अपन जाते हैं, लोग जनपत्र दिखाते हैं तो पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर कोई होता है, आपके पास भी कई लोग आते होंगे, तो बिना कुछ बोले सीधे शुक्र के लिए बोलते हो मेरा शुक्र नीच का हो रहा है या मेरे शुक्र में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ रहता है। देखिए, शुक्र का अभी लोगों के मन मस्तिष्क पर इतना ज्यादा प्रभाव इसलिए भी आया क्योंकि प्रत्येक के घर में एसी पहुंचा, बिल्कुल, कूलर पहुंचा, गाड़ी पहुंची। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा भी संपन्न होता है तो लग्जरी को अपने घर में लेकर आने लग गया। बिल्कुल, पहले सादा जीवन उच्च विचार हुआ करते थे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अर्थ बहुत है लेकिन वो कुटिया में भी रह रहा है, वो सामूहिक रूप से भी रह रहा है, वो संचय भी कर रहा है। आज के व्यक्ति के पास लोन है लेकिन वो लग्जरी में रह रहा है। तो ऐसे में वो शुक्र आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो गया। अब शुक्र विचलित हो गया आपके जीवन में आने के लिए, और लोगों को भी एक प्रलोभन हो गया कि जी डायमंड पहन लेंगे तो हमारे साथ में लग्जरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, निसंदेह रत्नों का एक अपना प्रभाव रहता है जो वो सूर्य से अपनी रेज लेते हुए आपके शरीर में प्रवाहित करते हैं। रत्न का सिर्फ इतना ही कारक है। एक और कॉन्सेप्ट हम आपको इसका क्लियर कर देते हैं कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। कुंडली के जो पॉजिटिव ग्रह हैं उनका रत्न धारण करें, कमजोर वो जो कमजोर या निर्बल हो। लेकिन यदि कोई नीच ग्रह है, खराबी का ग्रह है, उसे कभी नहीं धारण करना, क्योंकि रत्न का काम है एनर्जी को बढ़ाना। आपकी कुंडली में खराब एनर्जी है, अच्छी भली थोड़ी बहुत थी, आपने उसको खराबी को बढ़ा दिया, आपने उस एनर्जी को एक्टिव कर दिया क्योंकि आपने उसको स्टोन बना दिया। स्टोन मल्टीपल एनर्जी कर देता है जो क्योंकि वो सूर्य से ऊर्जा ले रहा है। बिल्कुल। और आप सूर्य के ऊर्जा के साथ में, आपकी ऊर्जा वैसे एक्टिव नहीं हो रही है, सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं। अब ऐसे में वो स्टोन सूर्य के कनेक्शंस में आकर और एक्टिव हो गया। अब उसने क्या बढ़ाया, अच्छाई के साथ अगर आप जा रहे हैं, अच्छे ग्रह के आपके साथ में आपने स्टोन पहना है जो आपकी कुंडली में बलाबल के उसके शुभता के साथ में है, लग्न का मित्र है, भाग्य का स्वामी भाग्य का मित्र है, पंचम का स्वामी पंचम का मित्र है, या किस भाव में बैठा है किसी, तो ऐसे सारे कुछ समीकरणों को निर्धारित करना होता है या उसका पूर्व अवलोकन जरूर करना होता है। उसके बाद में स्टोन को पहने, ऐसे रैंडमली नहीं कि जी किसी ने बता दिया हमारा शुक्र स्ट्रांग है तो हम पहन लिया, या शुक्र नीच का है तब हम उसे पहनेंगे तो वो चीज हो जाए। हमारे पास ऐसे कितने ही उदाहरण है जिनका शुक्र बहुत बढ़िया रहा और उनका क्या बोलते कि प्रसिद्धि हुई, क्योंकि शुक्र कारक है उसका। पति पत्नी का रिश्ता भी बैलेंस्ड हुआ क्योंकि वो अपनी पत्नी का आदर कर रहे थे शुक्र के साथ में। एक बहुत हमारे साथ, लेकिन कम एज में उनकी कोविड में डेथ हुई। ऐसा नहीं कि कोविड तो खैर आप ये कह सकते हो कि सभी के कितने लोगों का हुआ, लेकिन उसके पीछे रीजन वो बना क्योंकि उसका नीच का शुक्र था, एक जैसे हमारे परिचित का था, और उसको और हमने कहा था इस डायमंड को उतार दे, वो नहीं माने। और कोविड में पहले ही प्रभाव में उनका वो हुआ क्योंकि पत्नी से उसे दूर किसी और रूप में भेज दिया। मधुरता से दूर नहीं हुए, मतभेद से दूर नहीं हुए, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसमें दूर नहीं हुए, तब प्रकृति ने क्या किया, आपको पूरा रूप से दूर कर दिया। क्योंकि व्यापार दूर नहीं, व्यापार साथ में, उसी घर में, वहीं आसपास, उसी परिवार, उसी शहर में, तब प्रकृति ने किसी और रूप में आपको दूर कर दिया। और यही कारक मांगलिक का भी बनता है, जो मंगल का जो है ना, मंगल का प्रभाव हर रूप में वो नहीं होता है। मंगल का प्रभाव
किस भाव में बैठा है तो वो कहाँ कितना इफेक्ट आपको आपके उसको कर रहा है। अगर मंगल को बैलेंस करना होता है तो उसे न्यूमरोलॉजिकल, आपका शुभ विवाह की डेट वगैरह वो सब करके बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम बोले कि जैसे हीरा हीरा पहनने के लिए सब कहते हैं कि भाई मेरा शुक्र स्ट्रांग करना हो, तो आपकी क्या सलाह होगी कि हीरा सभी को पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? किस विधान मतलब किस प्रोस्पेक्टिव के अंदर इंसान बोले कि नहीं हाँ मैं हीरा पहनूं? देखिए हम कह रहे हैं ना, आपका लग्न का मित्र हो, हाँ। भाग्य का स्वामी हो और पंचम का स्वामी हो, आपके जो आपकी कुंडली में शुक्र अपने भाव में बैठा हो, विशेष राजयोग बना रहा हो, तो ऐसे कुछ समीकरण जो शुक्र के लिए कुंडली में अपने ज्योतिष विधान में तय किए गए हैं, उससे अनुकूलता में यदि आपका शुक्र आ रहा हो तब शुक्र आप जरूर धारण करें, हीरा धारण करें। लेकिन उसके साथ में फिर हम कह रहे हैं नियमों के साथ में पालन जरूर करें। पता चले आपने डायमंड धारण कर रहे हैं, आप 4 दिन तक नहा ही नहीं रहे हो, तो ऐसे में वो शुक्र एक्टिव होने की बजाय आपको नेगेटिव ऊर्जा की तरफ भी ले जा सकता है। पहले तो पता चला कि 2 दिन नहीं नहाते थे, अब आपने उसको नेगेटिव एनर्जी को एक्टिव कर दिया, अब 4 दिन नहीं नहा रहे, आगे फिर आलस कर रहे, 4 दिन नहीं नहा रहे। शुक्र आपकी सौंदर्य को भी बढ़ाता है। अब शुक्र को मर्यादित भी रखना जरूरी है, एक चीज ध्यान रखें। लेकिन अगर शुक्र आपका ऑलरेडी प्रभाव में है, 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा है, कुंडली में बलाबल में बैठा है, किसी खराब ग्रह से खराबी में भी नहीं बैठा है, सूर्य से अस्त भी नहीं हो रहा है, तो फिर स्टोन पहनने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर उसे अति में आपने बढ़ा दिया तो फिर आपके अफेयर के रूप में भी चीजें होगी, राइट। आपका पत्नी से दूरी का पत्नी भी रहेगी और साथ में बाकी आपके वो एक्टिव हो जाएंगे, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपका फोकस इनकम नहीं होगा, अब आपका फोकस होगा मेरा स्टेटस, मैं कैसा सुंदर लगूं, मैं कैसे अपने सौंदर्य को बढ़ाऊं। अब ब्यूटी के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च होने लगेगा। पहले पार्लर का खर्च कम होता था, अब पार्लर के खर्च ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। या आप अपने जो प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज पर कम एक लिमिटेशन के साथ आप उस पर खर्च करते थे, अब नए प्रोडक्ट पर आप झिझकेंगे नहीं, चाहे बजट आपका अलाउ करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपने शुक्र धारण कर लिया, शुक्र उसको खींचेगा जो आपके उसका कारक है, खर्चे निसंदेह बढ़ेंगे। तो आप स्टोन जो आप डायमंड धारण कर रहे हैं तो देख लें कि उसको झेल भी पाएंगे आप, क्योंकि खर्चे भी बढ़ेंगे, पति पत्नी के साथ में बाहर पार्टीज करने का भी मन करेगा, आपको संगीत का भी वो मन करेगा, आपका फिर जिम्मेदारियों से भी मन दूर होगा, क्योंकि आप फिर अपनी प्रायोरिटी पर आ जाएंगे। शुक्र स्वयं को प्राथमिकता देता है कि पहले मैं, मेरी खुशियां, मेरा भाव, फिर मैं सबके लिए करूं। लेकिन जब डायमंड पहन लिया तो वो मेरे भाव में ही इतना बह जाएगा कि जिम्मेदारियों के लिए न वक्त रहेगा, न जिम्मेदारों के लिए आपके पास में वो धन बचेगा। तो ऐसे में डायमंड धारण करने के साथ में जो नियम है उसका भी पालन करें और उसके साथ में जिम्मेदार जरूर बने, पत्नी का आदर भाव जरूर करें, पत्नी के साथ समर्पित भाव में रहे, आप कहीं और ना भटके, क्योंकि शुक्र यदि समृद्धि देगा तो बाहर अट्रैक्शन भी जरूर देगा। अब स्वविवेक आपको जागृत करना है, दृढ़ निश्चय आपको करना है कि मैं पत्नी के अलावा कहीं और भटकाव पे नहीं जाऊंगा या मैं पति के अलावा कहीं और भटकाव पर नहीं जाऊंगी। ये निर्णय आपको स्वयं को स्वविवेक के साथ में, दृढ़ता के साथ में करना है। निश्चित तौर पे मतलब एक बात बिल्कुल सही कही मैम ने। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हीरा जो होता है सिर्फ आभूषण नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा होती है, और शुक्र सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि संयम की शक्ति भी है। अगर जीवन में प्रेम, स्थिरता और चमक दोनों चाहिए तो पहले मन को चमकाइए, उसके बाद फिर रत्न को चमकाइए, जिससे आपका जीवन भी सुचारू बने और चीज़ें प्रॉपरली चले। मैम जो है अंक ज्योतिषी में भी पूरा मैम का सिस्टम है। मैम ने अंक गणित जो होती है, अंक शास्त्र जो होता है, उसके अंदर भी जो है काफ़ी रिसर्च करी है। हमारी जब पहले बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो मैम ने एक लाइन कही थी, मैं उसको भी जो है मैम के थ्रू ही पूछना चाहूँगा पूरा, कि जो इस साल विवाह विघटन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये साल जो है किस तरह से कह रहे थे मैम, वो थोड़ा समझाइए। वही ये वर्ड्स अगर एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कुंडली में एक मांगलिक योग बोला जाता है जी, जो पर्टिकुलर विवाह के रिश्तों को
दूरियों में बनाता है, या विवाह को टिकने नहीं देता, या विवाह को विघटन करवाता है अगर मांगलिक विकृत अवस्था में हो तो ये समझ लो ये वर्ष मांगलिक है। वर्ष मांगलिक है। अब मंगल 2 कारक का भाव है। मंगल शुभता का भी कारक है और मंगल आक्रामकता का, क्रूरता का भी कारक है। अब जिसकी कुंडली में मंगल बैलेंस्ड है, शुभता में है, तो ये वर्ष उनके लिए बहुत लाभकारी रहा है। आपके पास में जो ऊर्जा, जोश, क्योंकि मंगल जोश का कारक है, वो बुद्धि से नहीं सोचता, वो बल से सोचता है। अब आपका बल कहाँ लगा? प्रोग्रेस में, बिजनेस में, नए कार्यों में। लेकिन यदि आपका मंगल अशुभता में है, या आपका मंगल का या आपकी आयु का कोई कारक, कोई जो आयु का योग कहीं 4 बन रहा है, कहीं 2 बन रहा है, कहीं 9 बन रहा है, कहीं कहीं 8 भी बन रहा है, तो इन अंकों से जैसे ही उसका कनेक्शन बनता है, अब आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अब आपके अंदर जो ऊर्जा, जोश जग रहा है, वो जोश इतना आवेश में है कि छोटी सी बात पर किसी ने थोड़ा सा अनादर किया, आप गला काटने पर आ गए, आपने चीजें तोड़ दी, आपने गुस्से से घर छोड़ दिया, आपने बाहर जाकर गाड़ी से नुकसान कर लिया, आपका इतनी सारी चीजें वो हो गई। तो ये सब कारक इसीलिए बने क्योंकि एक तो ये मंगल का वर्ष, दूसरा इस मंगल के वर्ष में मंगल ये कह रहा है मैं तो एक बद हूं कि मैं अपनी जगह स्थिर हूं। शुभता या अशुभता आपकी कुंडली तय करेगी। आपकी कुंडली शुभ है तो मैं शुभता दूंगा, आपकी कुंडली अशुभ है तो मैं अशुभता दूंगा। अब इसके साथ में राहु से मैं कैसे भी मेल हो गया, चाहे कुंडली से, चाहे अंक जो चीज से। आपने जो अभी ये सुसाइड केस देखे होंगे, आप इनके आंकड़े उठाकर देखिए। मोस्टली आपको 40 वर्ष में सुसाइड किया, 14 वर्ष का बच्चा, 22 साल की आयु में विकृतता आई, या 18 वर्ष में ये हुआ, इन डेट्स पर हुआ, इसका कारक बना। तो ऐसे लोग ज्यादा इन विकृतियों के चंगुल में आए। वो एक्सीडेंट भी हो सकता है मेजर, वो ऑपरेशन के रूप में भी हो सकता है, वो कहीं चोट लगने के रूप में भी हो सकता है, वो नुकसान के रूप में भी हो सकता है, तो वो बुद्धि के भ्रम के रूप में भी हो सकता है। तो ये सब उन लोगों ने झेला जिनका जो अंकों से ये वर्ष और मंगल की कहीं युति बन रही हो। तो ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमें इस प्रकृति में रहना है। तो प्रकृति के कुछ नियम है, अंक के साथ में प्रकृति चलती है। दूरी देख लो, बिल्कुल, दूरी देख लो, लंबाई देख लो, योजन की दूरी देख लो, क्रम देख लो, ऋतुओं की संख्या देख लो, महीनों की संख्या देख लो, वर्ष को देख लो, ये सब अंकों पर चलते हैं। कैलेंडर को देख लो, हमारे उत्सव को देख लो, हमारी दैनिक दिनचर्या देख लो, हमारे जीवन के सारे पहलू, विवाह किसी दिनांक पर होगा, जन्मदिन को माना जाता है, तो ये सब दिनांक पर हो रहा है। तो हम उस अंकों को इतना एक्टिव कर चुके हैं कि प्रकृति से तारतम्य बैठाने के लिए हमें अंकों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये अंक शुभ है, अशुभ है, इस वर्ष से मेल खा रहा है, अर्थ आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपके लिए नेगेटिव होगा, ये सब वो वक्त तय करता है। एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष विधा कोई हंसी खेल या अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष विद्या वो प्रथम प्योर साइंस है जो आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। क्या हो आप, कहां तक पहुंचोगे, कहां आपकी प्रोग्रेस है, किस क्षेत्र में जाओगे, कब विवाह होगा, कैसे विवाह होगा, किसके साथ शुभता रहेगी, ये सब कुछ तय किया जा सकता है। खासकर वो बच्चे, आपने इस बात से आप कम से कम आप एक बात तो मानेंगे ना कि कितने बड़े रेशियो में लोगों ने जो एजुकेशन एकेडमिक लिया वो बन ही नहीं पाए। लॉयर की डिग्री ली, बने आप नहीं बन पाए। इंजीनियर की डिग्रियां लोग छोड़ के दूसरे फील्ड में गए। बिल्कुल। आपने व्यापारिक डिग्री ली, आप कुछ और बन गए। डिग्री आपने कुछ और ली, राजनेता बन गए। क्यों? वो कैसे हो पाया? क्योंकि कुंडली में वो ग्रह योग बल था ही नहीं जो आपने एजुकेशन लिया। बिल्कुल। अब कोई एस्ट्रोलॉजर 10th में आपको बस इतना छोटा सा गाइडेंस दे दे कि आपके कुंडली का यह ग्रह इतना स्ट्रांग है, कर्म क्षेत्र से, भाग्य से, दूसरे भाव से, धन भाव से, इन सब से कनेक्शन बना रहा है, तो ये आपके साथ में ऑप्शंस है।
8-10 ऑप्शंस है, आप इसके साथ जाएं। हाँ, फिल्टर कर सकता है क्यों उससे। आप यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं? क्यों डॉक्टर इंजीनियर क्या कर लोगे? डॉक्टर बन भी गए, क्योंकि एकेडमिक शिक्षा ग्रहण करना वो बृहस्पति है, बृहस्पति उच्च का होगा तो आप कुछ भी ग्रहण कर लोगे, वो शिक्षा का कारक है। शिक्षा आप कोई भी ग्रहण, लेकिन मान लीजिए मंगल नीचता का है, बेहतरीन डॉक्टर बन गए, नहीं कर पाओगे आप। आपके इलाज हाथ से लागू नहीं होंगे तो वो विकृति में आ जाएंगे, हो सकता है हॉस्पिटल पर आ जाए, हो सकता है आपकी प्रतिष्ठा पर बात आ जाए। आपने बिल्कुल होता है, देखा है कई। तो ऐसे कई केस आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? ये होती है, आपको पता होना चाहिए, ज्योतिष विधा आपकी चेतना की प्रज्ञा को जागृत करने का कार्य करती है, अंधविश्वास से आपको भ्रमित करने का कार्य नहीं करती है। लेकिन हाँ, आप किसके साथ बैठे हो, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना इलाज कराने एक नॉर्मल से कंपाउंडर के पास गए हो या विधिवत ग्रहण किए हुए के उस डॉक्टर के पास गए हो, ये आप भ्रमित अगर आप हैं, जानकार के बिना यदि आप किसी के पास में, मान लीजिए 5 दिन महीने भर की ज्योतिष विधा से सीखे हुए के पास गए, तब आप दोष ज्योतिष विधा को मत दीजिए। तब जानकारी के अभाव के कारण आपने गलत एक वो समन्वय बैठा लिया, जिसके कारण चीजें विश्वास की बजाय अविश्वास में बदल गई। लेकिन ज्योतिष विधा तो वो विधा है जो यदि आपके मार्ग को प्रशस्त कर दे तो आप अपने ही भाव में बहने लगते हैं। बिल्कुल। आपका जीवन का कितना बड़ा भाग संघर्ष और ये आपका भटकाव से बच जाता है। हमारे पूर्वजों भटकाव में नहीं थे, हमारे पूर्वज निश्चित थे, 10वीं कर ली, अब खेत में जाना है, व्यापार को करना है या कौन सा भाग संभालना। वो घर में संयुक्त में मतलब 15 बच्चे हैं, कभी वो टेंशन नहीं होती थी, या 2 बच्चे इतनी टेंशन है। जैसे पेरेंट्स, बच्चे 10th में आया, 10th से लेकर जब तक नौकरी पर नहीं चढ़ रहा तब तक माता पिता ऐसे लगे हुए हैं कब नौकरी पर आए, कब वो अर्न करे एक। लेकिन 15 बच्चे होकर भी परिवार में कोई कोई वो प्रेशर के अंदर जी रही है पूरी जनता ही। रीजन क्योंकि आपको पता ही नहीं है। 99% लाकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तकनीकी ज्ञान हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं है, हमें एजुकेशन में है ही नहीं शामिल। तो ऐसे में क्या कर लोगे आप? निश्चित 99% कुछ नहीं करवा सकते आपको। आपका ज्ञान दूसरा, आपके जो पौराणिक जितने भी बिजनेस थे, सुनार ने सुनार का काम छोड़ दिया, लोहार ने लोहार का काम छोड़ दिया, बढ़ई ने बढ़ई का काम छोड़ दिया, आपका ये जितना भी क्या बोलते हैं कि जो जो जिसके कार्य थे वो कार्य से तो परम जो व्यापार होता है वो परंपरागत आता है। परंपरागत विधि तो सीखी नहीं, गूढ़ता परंपरागत आता है। आप बड़े से बड़े शोरूम पर ज्वेलरी का शोरूम लेकर बैठ जाइए, लेकिन एक छोटे से कण को ढाल देने की विधा जो सुनार प्रवृत्ति से आएगी वो नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पे नहीं, बात आपकी बिल्कुल मैम जो कह रही है पॉइंट टू पॉइंट तार्किक बातें हैं कि देखिए जो परंपरागत चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी वो ख़त्म होती जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। विषय भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा भी फेवरेट विषय है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो इसके चलते हम एक बार फिर से जो है मैम के साथ बैठना चाहेंगे पॉडकास्ट पे। बहरहाल आज के पॉडकास्ट में जो चीज़ें निकल के सामने आई उसमें ये हीरे को लेके, डायमंड, शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग सब चाहते हैं, लेकिन जो बात मैम ने बताई कि आप जन्मपत्री दिखाएं, एक जो प्रॉपरली जन्मपत्री का ज्ञाता हो, जो पूरा एस्ट्रोलॉजर हो, उससे आप जो है समय लीजिए, उससे आप दिखवाइए कौन सा ग्रह कौन सी जगह है। यदि आपका ग्रह कमज़ोर है तो ही आप राशि रत्न धारण कीजिए। जो आपका ग्रह बिल्कुल ख़राब है उसके राशि रत्न धारण करने का कोई सेंस नहीं बनता। पति पत्नी में किस तरह से जो है हीरा काम करता है, उसके लिए जो दूसरी जो साथ में चीज़ें हैं, आपके घर को व्यवस्थित रखना, आपका संयमित बोलना, आपका संयमित रूप से व्यवहार करना, ये चीज़ें भी जो है ऐड ऑन होती है, प्लस होती है, तब कहीं जाके आपका परिवार बनता है, एक सुखी परिवार, एक समृद्ध परिवार। बहरहाल मैम आज आप यहाँ आए, आप समय निकाल के आए, क्योंकि बहुत सारी और भी बातें करनी है। आई होप कि आप वापस हमें समय देंगी तो मैं आपसे और भी जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो करूँगा। आज आप यहाँ आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए। आपको कोई सवाल पूछने हो कमेंट बॉक्स में आप सवाल टाइप कीजिए और हमें भेजिए, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिए लोकमत राजस्थान। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।